और बड़ी खबर आ रही है, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर आ रही है। लंबे समय तक मीटिंग का दौर चला, इसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे उपराष्ट्रपति पद को लेकर। जो उपचुनाव होना है उसको लेकर एनडीए की तरफ से अब नाम का ऐलान कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन बोर्ड की बैठक थी। यह बैठक उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के साथ संपर्क करते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, इसकी आशा रखती है। और इसीलिए हम सब लोगों ने पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ, हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि
ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था, और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए, और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी पर्सन एज अ स्टेट्समैन हु इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है, और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे, और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सब के माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एनडीए के साथ बातचीत करके तय करेंगे, हमने तय नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तो आपको सूचित करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, नाम का ऐलान हो गया है, एक लंबी बैठक हुई, लंबी बैठक के बाद, मंथन के बाद ये नाम निकल के आया। क्या एनडीए के सभी घटक दलों का समर्थन मिला? देखिए, जेपी नड्डा का कहना है कि साफ तौर पर कि एनडीए के सभी घटक दलों से बात हो गई है। हालांकि ये खबर आ रही थी कि एक बार फिर से एनडीए के साथ 19 तारीख को बैठक हो सकती है, लेकिन आज 3 घंटे की बैठक में मुझे लगता है कि एनडीए के साथ जो घटक दल हैं उनके साथ चर्चा की गई, फ़ोन पर वार्ता की गई, और उनसे बताया गया कि हमने ये नाम चयन किया है। सीपी राधाकृष्णन बेसिकली तमिलनाडु के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में इस समय राज्यपाल हैं, 68 साल की उम्र है उनकी, और पिछले साल 2024 में 31 जुलाई को उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले झारखंड के राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने काम किया था, और द्रौपदी मुर्मू ने उनको तेलंगाना के लिए भी कुछ दिन के लिए कार्यभार सौंपा था। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि सभी घटक दलों के साथ चर्चा करके इनका नाम फाइनल कर लिया गया है। ये सीपी राधाकृष्णन हमारे उम्मीदवार होंगे, और कोशिश की जाएगी आपके पास अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है, और यह माना जा रहा है कि साउथ में जो गेटवे है उसको तोड़ने के लिए ये चेहरा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मतलब एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, इसको 2 तरीके से आप समझ लीजिए। पहला ये कि उनकी राजनीतिक यात्रा बहुत बड़ी है। कैसे? राज्यपाल के पद आपने देखा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल वो अभी हैं फिलहाल, इसके साथ साथ झारखंड के रह चुके हैं, तेलंगाना के रह चुके हैं, पौंडुचेरी के रह चुके हैं एडिशनल चार्ज, लेकिन कोयम्बटूर से लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी चुने गए थे, और भाजपा संगठन में भूमिका भी निभा चुके हैं। यानी कि, और एक और आपको बात बता दें, 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आरएसएस और जनसंघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अब आपने जो बात शुरू की, मैं उससे रिलेटेड आपको ये बात कहूँ, 2 महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए। पहला ये कि ये भाजपा की कार्य प्रणाली को समझते हैं, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भाजपा से तब से जुड़े हुए हैं जब से इनके संगठनात्मक के शुरुआती दिन थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है ये जानते हैं, आरएसएस की क्या मंशा है, आरएसएस कैसे काम करती है, यानी आरएसएस से संस्कार और संस्कृति आरएसएस भाजपा के पता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है उपराष्ट्रपति के लिए, अब खास तौर पे जगदीप धनखड़ के जाने के बाद। दूसरी बात आप समझिए, जाहिर तौर पे बहुत सारी जगह राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये फाइलों के काम करने के तरीके और जो एक संवैधानिक पद पर काम करने की एक भूमिका के जो संस्कार हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो भी बेहतर तरीके से समझते हैं।
क्योंकि इन्होंने वहां काम कर लिया उन राज्यों में, जब भाजपा शासित केंद्र सरकार रही है वहां के, तो वहां जहां काम कर लिया, इनको वो पता है कि गवर्नर जो एक संवैधानिक पद होता है उस पर कैसे काम किया जाता है। तो अब जब एक बड़े संवैधानिक पद पे जाएंगे जो उपराष्ट्रपति का पद है, वहां पर कैसे काम करना होगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बात, तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी इस बार बाय हुक और क्रुक तमिलनाडु में अपना परचम लहराना चाहती है। पिछली बार भी जो चाहे लोकसभा में एक्सपेरिमेंट किया था, अलायंस ना किया, या उसके साथ साथ आप देखिए कि कैसे अन्नामलाई को आगे किया, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था वो इसके विरोध में था। अन्नामलाई ने कहा कि अलायंस नहीं होगा, तो उनकी बात मानी। अब इस बार पार्टी ये तय कर चुकी है कि अन्नामलाई पार्टी में है, उनको विधायक का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये सारी बैकग्राउंड बातें मैं इसलिए इस समय आपको बता रही हूँ कि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के अध्यक्ष रह चुके हैं और तमिलनाडु के चुनाव का सीधा सीधा इम्पैक्ट सीपी राधाकृष्णन के बनने से होगा। और खुद वो तमिलनाडु की संस्कृति संगठन को समझते हैं और सीधा सीधा मैसेजिंग साउथ का, क्योंकि अक्सर हम ये बात करते हैं कि क्या इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष साउथ से होंगे, इस बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल से होंगे, या इस बार बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बिहार से होंगे। ये सब चर्चाएं हम पिछले 10 दिनों से कर रहे थे। उसकी वजह थी राजनीतिक मैसेज, सीधा सीधा एक तीर से कई निशाने। पहला, किस तरीके से संगठन समझते हैं सीपी राधाकृष्णन, किस तरीके से संवैधानिक पद को चलाने की वो संचालन की प्रक्रिया को समझते हैं, उस संवैधानिक पद की गरिमा को समझते हैं। और दूसरी बात है तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा मैसेज, क्योंकि इस बार एआईडीएमके के साथ किला फतेह करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे में अदिति अभी एनडीए के साथी दलों से भी बातचीत होनी है, एक बैठक अलग से प्रस्तावित है। साथ साथ जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि हम विपक्षी दलों से भी बात करेंगे कि ये मामला निर्विरोध हो जाए, तो इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, लगातार वैसे भी आप इसको एक समझिए कि जब जगदीप धनखड़ गए तो दो चीजें हुई। पहला, जाहिर तौर पे सरकार के ऊपर एक सवाल उठा कि ये जो जिस तरीके से वो गए, बहुत सारे सवाल उठते हैं। यही वजह है, आपने देखा कि जगदीप धनखड़ ना उसके बाद कभी पार्लियामेंट आए और ना किसी तरह का कोई बयान आया, ना फेयरवेल हुआ। तो अब भारतीय जनता पार्टी दो चीजें चाहती है। पिछली बार जब जगदीप धनखड़ को चुना गया था तब 74% वोट आया था। बीजेपी सीधा सीधा चाहती है कि बड़ा मैसेज जाए, 74 के वोटिंग परसेंटेज को क्रॉस किया जाए। अब आप देखिए, सुनील बंसल हुए, विनोद तावड़े, ये दो वैसे व्यक्ति हैं संगठन के जिनको सीधा सीधा सांसदों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। अब एक तरफ है एनडीए, जिसकी जैसे कुल संख्या की अगर अपन बात करते हैं तो बहुत बड़ा मैंडेट है, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि 74% को क्रॉस करना है, तो कुछ ऐसे जो न्यूट्रल हैं, ना जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जो ना एनडीए के साथ हैं, उनके साथ भी संपर्क पार्टी साध रही है। और अब इसके साथ जो जेपी नड्डा ने कहा, जिसका आपने जिक्र किया कि बातचीत की जाएगी, सीपी राधाकृष्णन का नाम जब बातचीत होगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों से बातचीत होगी, दूसरे जो दल है उनके लोगों से बातचीत होगी और कहा जाएगा कि निर्विरोध चुनाव हो, क्योंकि नंबर फैक्टर इंडिया गठबंधन भी जानती है, विपक्ष भी जानता है कि सीधा सीधा बीजेपी और एनडीए के खेमे में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वॉकओवर देना चाहती है विपक्ष, क्या विपक्ष ने कोई नाम सोचा है, क्या विपक्ष ने कोई रणनीति सोची है। पूरा सत्र निकल गया, केवल 3 दिन बचे हैं, सत्र ढंग से नहीं चल पाया, बिल हो हंगामे में पास हुआ है। तो ऐसे में किस विपक्ष अड़ा रहेगा, ये देखना होगा। खुद और अदिति, 21 तारीख को खबर आ रही है कि वो नामांकन करेंगे। उस दिन एनडीए शासित सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, यानी एकजुटता का भी मैसेज दिया जाएगा। ये तो कोशिश बिल्कुल तरीके से है ही, और ये आज से नहीं। और आप देखिए 19 तारीख को सुबह 9:30 बजे जब संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मैसेज होगा। उससे पहले भी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं वो सांसदों के साथ बैठक अभी कर चुके हैं, शाम को की थी जब संसद चल रही थी पिछले थर्सडे को। तो जाहिर तौर पर ये सारी मैसेजिंग एकजुटता की है, इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की है और 74% को पार करने की है, जिसलिए मैसेज ये जाए कि सरकार जो करती है सोच समझ के करती है। सरकार ने सबके मैंडेट के साथ ये फैसला लिया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नाम को उजागर करना, नहीं तो अक्सर ये देखा था
कि जब जगदीप धनखड़ का हुआ था तो प्रेस वार्ता नहीं की गई थी। मुझे याद है मैं उस दिन भारतीय जनता पार्टी में थी, शाम के 7 बजे का समय था, बारिश जैसा मौसम था और जगदीप धनखड़ का नाम अनाउंस किया गया था। और जब वो राजस्थान से आते हैं और जाट समुदाय में एक बड़े मैसेज की बात, तमाम तरीके की बात हुई थी, लेकिन वो गवर्नर के सांसद गवर्नर थे, वो बंगाल के गवर्नर, तो एक मैसेज दिया गया था। अदिति आपके पास आएंगे, अक्षय के पास कुछ अपडेट है। अक्षय देखिए, अभी 21 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया होनी है, पूरा उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं, आपके पास क्या अपडेट? ये तस्वीरें आप देखिए। और देखिए, बैठक खत्म होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर निकल रहे हैं बीजेपी ऑफिस से, और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको सी ऑफ करने आए हैं, जेपी नड्डा सी ऑफ करने आए हैं। निश्चित रूप से आज डिसीजन मेकिंग हुआ है और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो रहे हैं। साफ तौर पर है कि एक बड़ी चीज़ थी, आज संसदीय बोर्ड की बैठक में तय कर लिया गया, एनडीए के साथ, सहयोगी के साथ चर्चा हो गई है। अब कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द जो विपक्षी दल है उनसे भी चर्चा करके एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाए। राजनाथ सिंह, अमित शाह और तो तस्वीरें आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक खत्म होने के बाद निकल रहे थे और उनको सी ऑफ करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे। और अब देखिए धीरे धीरे करके तमाम जो दिग्गज है रवाना हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा अब धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर से रवाना हो रहे हैं। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली। मैराथन बैठक के बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। फिलहाल अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसके पहले झारखंड के भी राज्यपाल रहे हैं, तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सरकार संगठन दोनों का उनको अनुभव है और राज्यपाल के तौर पर कई प्रांतों में उन्होंने काम किया, ऐसे में एक अच्छा अनुभव है। 40 साल का उनका सियासी सफर रहा है, जनसंघ से जुड़े, इसके बाद बीजेपी में आए, यानी वो शुरुआत से जुड़े हैं। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के बीच जो तालमेल है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और खासतौर जो बीजेपी का मिशन साउथ है उसके लिए भी बहुत ही सुयोग्य है। ऐसे में उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे थे कि बीजेपी दफ्तर में 3 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। मैराथन बैठक के बाद ये नाम जो सामने आया है सीपी राधाकृष्णन का, और इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। एनडीए के तमाम जो साथी हैं और इनके नाम पर सहमति बन चुकी है। एक बार फिर से बैठक एनडीए के साथियों के साथ होगी। अक्षय हमारे साथ हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके, मैराथन बैठक हुई है, अब आगे की क्या रणनीति, आगे की क्या प्लानिंग, क्या अपडेट? और देखिए, आगे की प्लानिंग यही होगी कि अब क्योंकि नाम सामने आ चुका है सीपी राधाकृष्णन का, उनका राजनीतिक करियर, उनके बारे में विस्तार से जेपी नड्डा ने भी बताया, मैंने भी जानकारी आपको दी। और क्योंकि 7 बजे ये खबर मेरे पास जब आई थी कि एक राज्यपाल को ही अब उपराष्ट्रपति बनाने जा रही है बीजेपी, जो कि अब सामने नाम आ चुका है सीपी राधाकृष्णन का। ये माना जा रहा है कि विनोद तावड़े और सुनील बंसल के साथ साथ कुछ अन्य नेताओं को भी सांसदों के पीछे लगाया जाएगा, खास करके विपक्षी दलों से वार्ता करने के लिए भी आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि उनसे बातचीत करके सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जा सके, निर्विरोध निर्वाचन किया जा सके। ये कोशिश सरकार की रहेगी, बीजेपी की रहेगी। एनडीए के साथ तो वार्ता अधिकतर चीज़ें हो गई हैं, लेकिन एक बार फिर से औपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए एनडीए की 19 तारीख को बैठक हो सकती है। उस बैठक में नाम तो सामने रखा जाएगा और उससे कहा जाएगा कि एक विस्तृत तरीके से किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे नॉमिनेशंस प्रक्रिया को फाइल करानी है। 21 तारीख को नॉमिनेशंस जब होगा तो ये माना जा रहा है कि एनडीए के पूरे सहयोगी, साथ ही साथ बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ से कोशिश सरकार की होगी कि एक तो अपना प्रभुत्व दिखाया जा सके, एक जो वहाँ पर अपनी संख्या है उसको भी मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। अगर विपक्ष साथ देता है तो उस सोने पर सुहागा रहेगा। इसके लिए अब रणनीति निश्चित से बनाने की अक्षय, संख्या बल की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी और एनडीए को बहुत दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि जेपी नड्डा ने कहा कि कोशिश होगी कि निर्विरोध ये चुनाव जीता जाए। ऐसे में क्या जो विपक्ष का रवैया है हाल फिलहाल के दिनों में, क्या लगता है कि विपक्ष जो है निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुनने का जो लक्ष्य है सरकार का, बीजेपी का, उस पर उनका समर्थन कर सकती है, या कोई और नया नाम उनके यहाँ चर्चा में है?
देखिए, कोशिश विपक्ष की यही है कि 19 तारीख को उनकी बैठक संभावित बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सहयोगी हैं वो उस बैठक में शामिल हो सकते हैं और कोशिश ये की जा सकती है कि किस तरह से अपना उम्मीदवार खड़ा किया जा सके। लेकिन अब सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की घोषित करने के बाद क्या इंडिया ब्लॉक इसकी तरफ आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खास करके महाराष्ट्र और तमिलनाडु की राजनीति इससे कहीं ना कहीं इतर होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र की राजनीति रही है ये माना जाता है कि जो सीपी राधाकृष्णन है, चाहे उद्धव ठाकरे हों या अन्य हों, उनसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति, जहां पर कि तमिलनाडु के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाना कहीं ना कहीं वहां की जो राजनीति है उसको भी असर करेगी। संभावित उस चीज़ को लेकर के भी अब इंडिया गठबंधन चर्चा कर सकता है, क्योंकि MK स्टालिन निश्चित रूप से वहां के स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाने की बात कहते रहे हैं। तो क्या अब MK स्टालिन का रुख रहेगा इंडिया गठबंधन में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और उनका रवैया क्या रहता है अगर बैठक 19 तारीख को होती है, जिसकी संभावना ज़्यादा जताई जा रही है कि इंडिया ब्लॉक बैठेगा और वहां पर चर्चा करेगा। लेकिन कोशिश सरकार की ये रहेगी निश्चित रूप से कि निर्विरोध निर्वाचन किया जा सके। इंडिया गठबंधन अपने तरीके से फैसला लेगा। 19 तारीख को मुझे लगता है ये सब चीज़ें फैसला हो जाएगा कि वो उम्मीदवार उतारेगा या नहीं। जी हाँ, और अक्षर देखिए, एक तरफ तो ये मैसेज चला ही गया एनडीए के घटक दलों में कि बातचीत से ये नाम चुना गया, और दूसरा जो साउथ का किला है, खासकर तमिलनाडु का किला फतेह करने में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली। क्या इस कदम से साउथ में कुछ बढ़त मिलेगी बीजेपी को? देखिए, उपराष्ट्रपति का पद एक तरफ से देखा जाए तो संवैधानिक पद के साथ साथ ये ज़रूर है कि राज्यसभा स्पीकर के रूप में काम करता है, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करता है। लेकिन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन बीजेपी जब भी कुछ ऐसा करती है वो संदेश देने की कोशिश करती है कि हम किसी को सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और ऐसे समय में जबकि MK स्टालिन वहाँ की स्थानीय भाषा, वहाँ की तमाम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तुरुप का पत्ता खेलने की कोशिश बीजेपी ने जरूर की है, ताकि तमिलनाडु में जो वोट बैंक की राजनीति में है वो भी अपने आप को प्रतिशत को आगे बढ़ा सके। और क्योंकि गठबंधन करने की कोशिश की गई बीजेपी द्वारा, लेकिन वो पूरी तरह से गठबंधन सामने नहीं आ पाया। लेकिन अब लगता है कि इस पद के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी की रहेगी कि वहाँ के गठबंधन के साथियों की संख्या बढ़ाई जा सके, वहाँ पर अपने मत प्रतिशत को बढ़ा करके वहाँ पर कम से कम मतदाताओं के बीच में एक संदेश दिया जा सके कि उनके लिए, उनके हकों के लिए भी बीजेपी लगातार। शुक्रिया आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि अब उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से, सीपी राधाकृष्णन।